ये जो किताब है ना, जिस किताब का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं, पत्रकार हैं, दिलीप मंडल जी, उनका नाम आपने सुना होगा। उनका भी इस किताब में सजेशन है, उनको भी धन्यवाद दिया गया है और काफी मेहनत से खूबसूरती से इस किताब को लिखा गया है। तो इसके जो लेखक थे, इन लोगों ने आरटीआई डाला, आरटीआई डालकर बहुत सारी रिपोर्ट निकलवाई, तब ये बड़ा रिसर्च करके किताब को लिखा है। आइए कुछ आरटीआई के माध्यम से हकीकत से रूबरू हो लेते हैं। आरटीआई से मांगी गई यह जानकारियां विभिन्न अखबारों में प्रकाशित भी हुई। अमर उजाला में आरटीआई के माध्यम से 2016 में छपी एक अखबार के मुताबिक देश के 39 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ 33 एससी और 10 एसटी प्रोफेसर हैं। देख लीजिए दोस्तों, आंकड़ा है, ये आरटीआई से आया है। केंद्रीय 39 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, ओबीसी का नाम ही नहीं है इसमें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आरटीआई एक्टिविस्ट महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या के संबंध में ब्यौरा मांगा गया था। यूजीसी ने मार्च 2016 को दिए गए जवाब में सितंबर 2015 तक की स्थिति की नवीनतम जानकारी दी। यूजीसी के मुताबिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्वीकृत शिक्षक के पदों की संख्या 16,525 थी। इसमें लगभग सभी विश्वविद्यालयों में एससी एसटी के असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के अधिकांश पद खाली हैं। सुन लीजिए, ये जानकारी जरा ध्यान से सुनिएगा भाई। 16,525 इतना स्वीकृत शिक्षक के पद की संख्या है और इसमें से अधिकांश पद खाली हैं। यूजीसी के मुताबिक दिल्ली विश्वविद्यालय में एससी और एसटी के क्रमशः 3 और 1 प्रोफेसर हैं। ये भी सुन लीजिए, यूजीसी क्या कह रहा है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें सिर्फ 3 एससी प्रोफेसर हैं और सिर्फ 1 एसटी प्रोफेसर है। जेएनयू में एससी वर्ग के 8 प्रोफेसर हैं और एसटी का तो एक भी नहीं है। ये हालत है सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका। और सुनिए, उत्तर प्रदेश में काशी हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का और बुरा हाल है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एससी वर्ग के 1 प्रोफेसर हैं, जबकि दोनों में से किसी भी विश्वविद्यालय में एसटी प्रोफेसर नहीं है। बीएचयू ने तो कमाल ही कर दिया है। आपने सुना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, नाम है हिंदू विश्वविद्यालय, नाम में हिंदू दिखाया जा रहा है और प्रोफेसर की संख्या जरा देख लीजिए, एक भी इसमें एसटी प्रोफेसर नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इनमें से एससी वर्ग के सिर्फ 1 प्रोफेसर है, जबकि दोनों में से एसटी प्रोफेसर एक भी नहीं है। अब बताइए हिंदू ये कैसे हो जाएंगे एससी एसटी वर्ग के, जब उनके प्रोफेसर जो हैं उसी विश्वविद्यालय में ही न हो, उनको अधिकार नहीं दिया जा रहा है। आप कैसे कह देंगे कि ये लोग फिर हिंदू हैं? और सुनिए, बीएचयू ने तो कमाल ही कर दिया। सामान्य वर्ग के लिए स्वीकृत पदों पे ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्तियां कर डाली, जबकि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी एसटी और ओबीसी के 58% यानी कुल स्वीकृत पदों में आधे से ज्यादा पद पर भर्तियां नहीं की गई। 58% से ज्यादा पर भर्ती इन्होंने नहीं की, जहां पे एससी एसटी ओबीसी को रिक्रूट करना था और सामान्य पद था उसमें पूरा का पूरा इन्होंने कर लिया। कुल 16 ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जहां एससी और एसटी प्रोफेसर ही नहीं है। और ये आंकड़ा देख लीजिए, 16 ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जहां पे एससी और एसटी प्रोफेसर ही नहीं है, घुसने ही नहीं दिया गया। अब बताइए, आप देख लीजिए आंकड़ा। ये हालत तब है 74 ईयर्स आजाद होने के बाद। जब पढ़ने के लिए कहा गया, तो पढ़ाने के लिए जब बात आई थी कि इनको पढ़ाया जाए, तो ब्राह्मण के पेट में दर्द उठा। जब इनको रिक्रूटमेंट करने की बात आई तो भी ब्राह्मण के पेट में दर्द उठता है। अब यहाँ पे ब्राह्मण के पेट में दर्द उठ रहा है तभी तो रिक्रूट नहीं हुए ना भाई। इनका रिक्रूटमेंट कौन करता है, जरा इस सवाल का जवाब लीजिएगा। जो पैनल बैठती है जो रिक्रूटमेंट करने के लिए, वो कौन से लोग होते हैं, कौन से जाति के लोग होते हैं? किसी ने सोचा है? कोई बता दे मुझे कि ये प्रोफेसरों का जो चुनाव होता है उसमें कौन से जाति के लोग बैठते हैं पैनल में? पूरे एजुकेशन सिस्टम में सारे ब्राह्मण भरे पड़े हुए हैं और वही बैठते हैं, वही क्वेश्चन सेट करते हैं, वही एग्जाम लेते हैं, वही इंटरव्यू लेते हैं, वही डिसाइड करते हैं। वो किसको लेंगे? जो अपनी बेटी को किसी दूसरी जाति में नहीं दे सकता, वो किसी दूसरे जाति को आज तक धन नहीं रखने दिया, सामाजिक रूप से दबाया, आर्थिक रूप से दबाया, हर तरह से पढ़ा लिखा ब्राह्मण उसको दबाते रहा, उनको कैसे रख लेगा? और इसी का उदाहरण है कि देश का 74 साल बीत गया है और देख रहे हैं कि 16 ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जहां पे एससी एसटी के प्रोफेसर तक नहीं है। और सुनिए, अब इन पदों पर एससी एसटी और ओबीसी की हालत जान लेते हैं। जो देश के शासन प्रशासन और सत्ता के केंद्र होते हैं, वह ऐसे पद हैं जो नीतियां बनाते हैं। यहीं से तय होता है कि किस जगह कितना पैसा आवंटित किया जाएगा।
ये भी देख लीजिए। महेंद्र प्रताप सिंह ने एक बार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी में सामान्य पिछड़ा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रुप ए के अफसरों की संख्या की जानकारी मांगी। अब जो जानकारी मांगी है वो देख लीजिए। सितंबर 2016 में विभिन्न विभाग की ओर से केंद्रीय मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी या उनके समकक्ष पदों के बारे में जानकारी दी गई। आरटीआई के दस्तावेजों के मुताबिक ओबीसी वर्ग का एक भी अधिकारी केंद्रीय मंत्रालयों में सचिव व अतिरिक्त सचिव स्तर पर नहीं था। सुन लिया आपने? जहां से पूरा का पूरा पैसा आवंटित होता है कि किसको कितना मिलेगा, कहां से कितना उनके विकास पे खर्च होगा, उस संस्था में ओबीसी का एक भी बंदा नहीं है। जो जिसका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं कर रहा हो वो वहां पे अपनी कैसे बात कहलाएगा, मनवाएगा? यही तो सोचने वाली बात है दोस्तों। ये सारे मुद्दे गौड़ हैं। असल मुद्दा है कि उस जगह पे आपकी रिप्रेजेंटेशन, हमारी रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, तो भैया कहां से मिलेगा हक? असल मुद्दा ये होना चाहिए था। और असल मुद्दा क्या बना दिया गया? हाथ में झंडा लेके हिंदू मुसलमान। और देखिए, सचिव पद पर सामान्य वर्ग के 110 और एसटी वर्ग के 2 अफसर कार्यरत थे। अतिरिक्त सचिव पद पर 106 अधिकारी सामान्य वर्ग के और 5-5 अधिकारी एससी और एसटी वर्ग के थे। कुल मिलाकर इन मलाईदार पदों पर नियुक्ति पाने वालों में 82% अधिकारी सामान्य वर्ग से थे, जबकि 5.40% पिछड़े वर्ग के और 8.6% लोग अनुसूचित जाति वर्ग के पहुंच पाए थे। अब जरा बताइए मुझे कि वो कौन सा माई का लाल है जो बोलता है कि भाई ये 50.5% जो जनरल का जो जब कहा जाता है कि तुम्हारा आरक्षण है, तो कहता है कि नहीं नहीं, उसमें तो सब लोग आ जाएंगे ना, उसमें तो एससी भी आ जाएगा, ओबीसी भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो भाई साहब जब सब आ जाएगा तो जरा ये बताएं हमें कि यहाँ पे 82% अधिकारी जो है वो कैसे सामान्य जनरल सीट पर कैसे है वहां पे? जब 50.5% ही सामान्य उसमें जा सकता है, तो ये 82% सामान्य उसमें कैसे है? बताएगा कोई? क्यों नहीं सवाल खड़ा होता है ये कि जब आपकी सीट ही है 50.5%, तो आप होने चाहिए थे 50.5% से भी कम, क्योंकि सबको आना चाहिए ना उसमें। उसमें तो अब एससी भी आएगा, ओबीसी भी, क्योंकि ओपन सीट है। फिर भी 82%? कैसे भाई साहब, कैसे? तो ये जो आपको आके कहानी पकड़ा जाता है ना कि अरे नहीं देखो हमारा तो 50% से भी कम है, सच्चाई ये है दोस्तों, ये सारे दुनिया को दिखाने के लिए है। ये रिक्रूटमेंट में इनका घपला है कि 82% वहां सामान्य बैठा हुआ है। ये समझना पड़ेगा आपको आंकड़ों को। असल आंकड़ा वैकेंसी दिखाने से कि इतना परसेंट से नहीं होता है। असल आंकड़ा तब सामने आता है जब रिक्रूटमेंट पूरा आप मांगिए आरटीआई से कि कितना आपने रिक्रूटमेंट किया, कौन कौन से वर्ग का कौन क्या है, तब पता चलता है कि यार सारे के सारे ये फर्जी दिखावे होते हैं ऊपर वाली, भीतर तो सारा का सारा ब्राह्मणवादी बैठा हुआ है। और देखिए, एक बार फिर याद दिलाते हैं कि 1950 में संविधान लागू होने के बाद से ही सरकारी पदों पर एससी एसटी को 22.5% आरक्षण है। अब बताइए, इतना आरक्षण उस समय से है 22.5, तब भी 74 साल हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना 8.63 ही परसेंट रिप्रेजेंटेशन है। बाकी इनकी सीटें कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? पूछना पड़ेगा ना। ये तो नहीं दिया जाता इनको उतना भी, जितना हक है उतना नहीं। अब 82% वो बैठा हुआ है वहां पे। और देखिए, लेकिन 66 साल में केंद्रीय मंत्रालयों में सिर्फ 8.63% अनुसूचित जाति वर्ग के पहुंच पाए हैं। देख रहे हैं, सिर्फ 8.63%। वही 1993 से ओबीसी आरक्षण लागू है। ओबीसी आरक्षण 1993 से लागू है, मंडल कमीशन आने के बाद से। और महज 5.40% ओबीसी अधिकारी हैं। ये भी देख लीजिए। 27% आरक्षण है ना, मिलना तो 50% से ऊपर चाहिए था, मिला 27%, क्योंकि जातीय जनगणना नहीं है। उस पर भी कभी स्ट्रीम करेंगे, जातीय जनगणना पे भी, तब आंकड़े लेकर आएंगे। तो ये देखें, अब मात्र 5.4%। कहाँ है ओबीसी भाई लोग, कहाँ है आप सभी? भाई हक जहां आ रही है, जहां आपके सारे हक मार के खाए जा रहे हैं, कहाँ है हम सभी और आप सभी? क्यों नहीं इस पर कोई बात कर रहा है? 5.4, 27% कहा गया है ना कि 27% रिजर्वेशन होता है। कहाँ गए ये सब? क्यों नहीं बातें चल रही हैं इस पे? तो ये हमें जानना पड़ेगा दोस्तों कि इधर आप धर्म का झंडा उठाए हुए हैं और उधर आपका सारा हक कोई और बैठ के खा रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि कांवड़ में क्यों ओबीसी एससी एसटी ही मिलते हैं। जब आप यहाँ कांवड़ उठा के और राम लला के मंदिर बनवा रहे होते हैं, कृष्ण लला के मंदिर में जाके घंटा बजा रहे होते हैं, तब वहां कोई और बैठ के मलाई चाट रहा होता है। और सुनिए,
और महज 5.4% ओबीसी अधिकारी हैं। यह आंकड़े चीख-चीख कर कह रहे हैं कि संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद उच्च तबके ने तमाम तिकड़म लगाकर एससी, एसटी और ओबीसी तबके को उन पदों पर नहीं पहुंचने दिया है जहां से नीति नियंत्रण होता है। जहां पे नीतियां बनाई जाती है, जहां से पैसा आवंटन होता है, वहीं पे एससी, एसटी, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन खराब कर दिए, घुसने नहीं देते वहां पे। और देखिए, वो जहां से बौद्धिक कसरत होती है, विश्वविद्यालयों व केंद्रीय मंत्रालयों में एससी, एसटी नगण्य है, वहीं ओबीसी की तो मुश्किल ही गिनती की जा सकती है। सत्ता पर कब्जा किए लोग अपने लोगों को किसी न किसी तरीके से भरते रहते हैं और आरक्षित तबके के लोग संवैधानिक तरीके से आरक्षण के बावजूद भी पदों पर नहीं पहुंच पाते हैं। ये सच्चाई है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि नहीं पहुंचने देते हैं। ये हकीकत है दोस्तों। इतना ही नहीं, सरकार ने खासकर ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद तो सरकारी नौकरियों व विद्यालयों का खात्मा ही शुरू कर दिया है। 1993 में ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद कितने सरकारी स्कूल, विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज खुले और कितने प्राइवेट, और इनका कोई ठोस आंकड़ा तो नहीं है। हाँ, अगर आप जिस किसी छोटे जिले, कस्बे, विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, वहां अगर गिने तो पाएंगे कि पिछले 3 दशक में सिर्फ प्राइवेट स्कूल खुले हैं। एक आध स्कूल सरकारी खुल गया हो तो वो अपवाद स्वरूप ही माना जाएगा। अब तो बंद हो रहा है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, आ गया है फरमान, लगातार बंद पे बंद होते जा रहे हैं, खुलने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और लीजिए, सरकारी नौकरियों में तो आंकड़े मौजूद हैं कि किस तरह से इस सरकार ने ओबीसी आरक्षण के बाद सरकारी नौकरियां ही खत्म करनी शुरू कर दी। जैसे ओबीसी का आरक्षण आया था, कर दिया गया। एक कहावत आपने सुनी है ना, एक ब्राह्मण था, बड़ा दर्द हो रहा था कि उसके गांव में एससी, एसटी वर्ग का बंदा था, उसको भी कुछ चीजें मिल रही थी बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो उसने एक दिन अपने देवी जी के पास वो प्रार्थना की, कहा कि हे देवी जी, मैं बहुत आज तक यज्ञ हवन किया हूँ, पूजा पाठ किया हूँ, आप मुझसे प्रसन्न हो जाइए। प्रसन्न हो गई, प्रसन्न होके कही कि वरदान ले लो। कही कि देखो, तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा कि जितना तुम्हारा होगा ना, उसका डबल जो है तुम्हारे दुश्मन का होगा। बोला कि अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर तो मैं सोना चांदी आपसे मांगूंगा नहीं। आप एक काम करो, मेरी एक आंख फोड़ दो। एक आंख फोड़वा लिया अपना, क्यों? कि उसके दुश्मन का 2 आंख फूट जाए। तो ये यही चीज चल रहा है दोस्तों यहाँ पे। ओबीसी आरक्षण जब से आया है, तब से सरकारी संस्थान काटे जा रहे हैं। ओबीसी को मिलना नहीं चाहिए अधिकार। ओबीसी को अधिकार मिल गया तो हिंदू मुसलमान कौन करेगा? ये शूद्र वाला जो काम है वो करेगा कौन? गुलामी कौन खटेगा? कौन करेगा ये? तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं कि वो अपनी नौकरियां भी गंवाने को तैयार हैं। ये बैठ के ताली मारेंगे, आपको एक अलग बहाना बना देंगे, सरकारी में काम नहीं होता है। सरकारी में काम नहीं होता तो इसरो कैसे आगे है? एम्स कैसे आगे है? कैसे आगे है? ये आपको कहानी कुछ और बता देंगे। ये बहाने हैं, सारी बहानेबाजियां। असल काम है ओबीसी को, एससी, एसटी को नौकरी न मिल जाए, इनको जॉब न मिल जाए, ये सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम है। और सुनिए, सरकारी नौकरियों में तो आंकड़े मौजूद हैं कि किस तरह से इस सरकार ने ओबीसी आरक्षण के बाद नौकरियां खत्म करनी शुरू कर दी। 1992 में जब भारत की आबादी 83.9 करोड़ थी, तो सरकारी नौकरियों की संख्या 1.9 करोड़ थी। 83.9 करोड़ जब जनसंख्या थी, तब सरकारी नौकरी कितनी थी? 1.95 करोड़, यानी लगभग 2 करोड़ सरकारी नौकरी थी। यानी हर 43 आदमी में से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी करता था। ये उस समय की कहानी है। सरकारों ने इसे बढ़ाने की बजाय घटा दिया। 2017 में भारत की आबादी करीब 130 करोड़ है, जबकि सरकारी नौकरियों की संख्या घटकर 1.7 करोड़ रह गई है। जनसंख्या इतना बढ़ गया और सरकारी नौकरी और कम हो गया, 1.7 करोड़ रह गई। यानी इस समय 74 व्यक्ति में से एक आदमी सरकारी नौकरी पर निर्भर है, और वो भी और कम कर दिया जा रहा है। लगातार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना, ये करते करते पूरा खत्म कर देंगे। इसे निजीकरण, नीतिगत बदलाव कहें, या समाज की 85% आबादी से खुंदक। 49% एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण क्या मिलने लगा? सरकार ने सरकारी स्कूल कॉलेज खोलने ही बंद कर दिए। यानी दलित पिछड़े वर्ग की दोनों आंख फोड़ने के चक्कर में सरकार ने गैर आरक्षित तबके की भी एक आंख फोड़ दी है। मैंने कहा था ना आपसे, ये अपनी एक आंख भी फोड़वा लेंगे। अरे भैया, 51%, अब मान लीजिए 82 सीट उसको भी तो मिला है ना, वहां 82% सीट लिया था, इनको 5%, 6% दिया था। तो अगर 100 सीट आएगी तो 51 सीट तो इन्हीं को मिलेगी ना। तो ये 49 सीट जो है एससी, एसटी, ओबीसी को ना मिल जाए, इसके लिए अपनी 51 सीट भी गंवाने को तैयार है, बस उसको ना मिल ना जाए। बस इसको कहते हैं द्वेष पालना एससी, एसटी, ओबीसी से।
इनको ऐसा द्वेष है कि ये अपना एक आँख फोड़वा लेंगे अगर इनको ये पता चले कि एससी, एसटी, ओबीसी की दोनों आँख फूट रही है तो। ये पूरी कहानी आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 51% सीटों पर संघर्ष करने का मौका मिलता है, लेकिन अब ऐसा खेल खेल दिया गया है कि निजी स्कूलों में वही पढ़ पाएगा जिसके पास धन हो। भारत में यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि किन वर्ग जातियों की क्षमता महँगी फीस भरने की है। नए सरकारी स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुलने बंद होने से एससी, एसटी, ओबीसी तबके को तो नुकसान हुआ ही, उतना ही नुकसान आरक्षण न पाने वाले बच्चों का भी हुआ है। अगर सरकारी स्कूल, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय खुलते, उनकी संख्या ज़्यादा होती, तो जिन बच्चों को आरक्षण नहीं मिलता, उन्हें भी अपनी प्रतिभा के बल पर 51% सीटों की जगह हासिल करने का मौका मिलता। बिल्कुल सही बात है। अगर सीटें आएँगी तो जनरल वर्ग का जो बच्चा होगा उसको भी नौकरी मिलेंगी, उसको भी सीट मिलेगा। इस पे इनका ध्यान ही नहीं है, इनका ध्यान पूरा है कि एससी, एसटी, ओबीसी को ना मिले। अब यहाँ पे बात आती है कि जिनके अभिभावक को मोटे और भारी भरकम कैपिटेशन फी और मोटे मासिक शुल्क देने की क्षमता होगी, इस समय निजी मेडिकल कॉलेज वाले दुकानदार एमबीबीएस डॉक्टर बनाने की फीस 80 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक लेते हैं। सुन लीजिए, स्वाभाविक है जिसके पास इतनी फीस की क्षमता होगी उसका ही बेटा और बेटी योग्य माना जाएगा और वह एमबीबीएस की डिग्री आसानी से खरीद सकेगा। तो ये पूरा पैसे का आरक्षण जो है ये चीजें चल रहा है। तो ये सारी बातें हैं और ये बैकग्राउंड डेटा मैंने आप लोगों को दिखाया है।